रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं मुस्तैद। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ इस बार हम मौजूद हैं आईएनएस विक्रांत पर, और इस बार का रक्षक खास आईएनएस विक्रांत से आप सबके लिए। नौसेना कई मायनों में आत्मनिर्भर भारत को बहुत तेजी से अपना रही है, और आईएनएस विक्रांत इसका एक जीता जागता उदाहरण है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। स्वदेश में निर्मित पहली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो गया। ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षणों के चौथे और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है विक्रांत का फ्लाइट डेक, जहां से विमान उड़ेंगे। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 7500 समुद्री मील तक के सफर करने की क्षमता भी। विक्रांत के बाद भारत के पास 2 विमान वाहक पोत होंगे, पहले से ही सेवा में शामिल आईएनएस विक्रमादित्य और अब आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत यूं तो आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है, लेकिन इसमें एक खास बात और जुड़ गई जब नौसेना का कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑनबोर्ड आईएनएस विक्रांत पर हुआ। आईएनएस विक्रांत के साथ सरकार ने साफ तौर पर यह भी किया कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को लेकर वो आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत का डंका तेजी से बजेगा। करियर समुद्र में निकलता है तो किस तरीके से जो सपोर्ट शिप है उसके साथ रहते हैं। जब भी किसी शत्रु पर हमला करने की तैयारियां होती है तो उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस फॉर्मेशन में आगे बढ़ना है, ये सारी तैयारियां यहाँ दर्शाई गई हैं। और सबसे खास बात, पहली बार आईएनएस विक्रांत पर नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और ये अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले दिल्ली में इसको करने की हमेशा से परंपरा रही है। लगातार इसको जो हेडक्वार्टर है वहाँ होता रहा है।
साल 2023 का पहला नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑन बोर्ड INS विक्रांत पर हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के कमांडरों को संबोधित किया, ऑपरेशनल जो तैयारी थी उसकी जानकारी ली और खास तौर पर यह भी देखा कि आखिर भविष्य में नौसेना किस तरीके से तैयार हो रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने गति दी है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस में जिस तरीके से इसको नियंत्रित करने का काम किया, उसमें जितनी भी अपने प्रधानमंत्री की सराहना की जाए वह कम है। वैसे साथियों, जब कहीं भी मैं जाता हूं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी दिली इच्छा होती है कि मैं अपने बहादुर जवानों से मिलूं। आपको पूरा भारत बहुत ही सम्मान के नजरिए से देखता है, आपके प्रति बेहद स्नेह भी है और आपके प्रति बेहद सम्मान भी है, और आपकी डिसिप्लिन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट सारा देश मानता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। कहीं भी मैं गया हूं, मैंने वहां के जवानों, वहां के ऑफिसर्स के अंदर जो डिसिप्लिन देखी है और जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट देखी है, मैं कह सकता हूं कि दुनिया के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इस हद तक म्यूचुअल रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलती। और मैं मानता हूं कि यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तक किसी राष्ट्र सुरक्षित न हो, तब तक उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। और पूरा देश आश्वस्त है, चाहे जितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों हों, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान ये पूरी तरह से तैयार हैं। Also, we are looking at the results of the exercise that we have done. What are the shortcomings? How we can improve? And is there any capability addition that is required? So all these are considered, and the CNCs, who are the main people who are involved in progressing the operations and the prosecuting of any task that is given from naval headquarters. So they will express their points of view and what needs to be done further, and therefore all policy decisions, all acquisitions, all force planning, our main focus is on getting the twin engine deck based fighter. Okay, that has to be developed. So जो LCA Navy का प्रोग्राम से काफ़ी lessons हमने सीखा है. We got enough data on the need, how much is the strengthening required for the undercarriage, for the tail hook, then all the other airframe aspects and so on. So ये data सब मिल गया है. So now the HAL and our indigenous industry, ADA, they are all confident of making the twin engine deck based fighter. उसका case abhi is under process. We will take it up for approval of the government. The expectation is that by 2026-27 tak ye prototype will start flying. Maybe by 2032-2033 से लेके production start होगा. तो उसमें time लगेगा, मतलब up to 2040 तक we'll keep getting these aircraft. That is the plan. We are looking for maybe 26 aircraft. तो जो suitable aircraft है वो there are only two. One is Rafale maritime version और दूसरा है ये F-18.
दोनों का ट्रायल हो चुका है ऑन दी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी, बोथ टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह. सो एंड ऑल द अदर पैरामीटर्स यू हैव चेक, दोनों ठीक है. तो अभी वी हैव जस्ट मूव द केस. इट विल बी अ डिसीजन based on various factors, maybe cost, maybe suitability, supportability, space, a lot of issues will be there. Vikrant is a shining example of Atmanirbharta. ये अभी इस जहाज तो 76% इंडिजिनस है. इसका जो स्टील है वो देश में बनाया हुआ है, DMR 249, and this steel has been made by combined by the DRDO, Adani Lab, SAIL, Steel Authority of India, and the Indian Navy. So we have worked together, and abhi there is no requirement to get steel from anywhere else. ये जितने warships submarine सब बनेंगे, इसके steel पूरा देश में बनेगा. Then it is we are now looking at all our ships under to be built in India. As of today, 43 ships and submarines are on order, and out of which 41 are being built in India. Okay, so that is the scale at which we are pursuing Atmanirbharta. Last year there was a seminar, Swavalambhan seminar, which we did in July, which was inaugurated by our Honorable Prime Minister, and usme idea was to give 75 challenges to the industry, especially to startups and MSMEs and so on. So 75 challenges to develop products, technology वगैरह. और we were surprised. We got more than 1,100 responses. Some of them were so moto proposals. So हमने ये सब study किया, examine किया. About more than 135 contracts have been signed for development of products and technology. We are hopeful that many of these will be ready before the completion of the year, that is before July, August of this year. Some products have already been inducted, and many more we are hopeful of inducting. मेरे ठीक पीछे INS विक्रांत पर ये डेमो किया जा रहा है कि आखिर जब दुश्मन का कोई भी जहाज़ आपके पीछे आता है, आपकी रेंज में आता है, तो आप किस तरीके से उसको निशाने पे लेंगे. ये जो INS विक्रांत के बराबर जो भारतीय नौसेना के जहाज़ हैं वो जा रहे हैं. प्रिसीजन फायरिंग किस तरीके से की जाए, किस तरह से टारगेट को लॉक किया जाए, किस तरीके से उसको पहचाना जाए, इस पूरी प्रोसेस को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है. और जिस तरीके से नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात की गई है उसमें ये दर्शाया गया है, गन की जो बात की गई है, जो नौसेना ने जो इसमें गन का इस्तेमाल किया गया है वो भी भारत में निर्मित है. और जिस तरीके से भारत में मेक इन इंडिया की बात की जाए उसको लेकर भी यहाँ ऑफ डेमो की बात की जा रही है. For Australia, India is a top-tier security partner. The Indian Ocean is central to both countries' security and our prosperity. And there has never been a point in both of our countries' histories where we've had such a strong strategic alignment, which has been reinforced by my current visit to India and will be reinforced further by Prime Minister Modi's attendance at the Quad Leaders meeting in a short period of time.
शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये तो बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, आजादी की भोर से हम बंधे वचन की डोर से। भारत के जन का धन संभाले है लगा के मन, हमने लिया था सेवा का प्रण, आज करें पुनः समर्पण। हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। हाल ही में पहला नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस आईएनएस विक्रांत पे हुआ। भारतीय नौसेना की किस तरीके से ताकत बढ़ रही है, इस चीज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही पूरी दुनिया में हम किस तरीके से अपनी नौसेना को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और किस तरीके से मेक इन इंडिया को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमांडर अनिल जय सिंह है। सबसे पहली बात, पहली बार आईएनएस विक्रांत पे नौसेना का कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ है, किस तरह से हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए? देखिए, पहली बात तो आईएनएस विक्रांत जो है वो इंडिया का एक अब शो पीस बन गया, क्योंकि वो न सिर्फ नौसेना की शक्ति दिखाता है, हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर भारत का जो आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया का जो थीम है जो आजकल चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा वो एक शो पीस है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है, 8-9 उसमें डेक्स होते हैं और इतनी सारी मशीनरी होती है, हवाई जहाज भी टेक ऑफ होने होते हैं। तो अगर कोई भी देश की ऐसी काबिलियत हो कोई खुद एयरक्राफ्ट कैरियर को डिज़ाइन करके बना सके, तो ये बहुत गर्व की बात है। और विक्रांत को न सिर्फ हमने बनाया है, पर कोई फॉरेन हमने डिज़ाइन किसी और से नहीं लिया, अपने आप डिज़ाइन किया। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने खुद डिज़ाइन किया और खुद बनाया। तो ये चीज़ है जो हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए हमारी काबिलियत कितनी है। दोनों तरीके से भारतीय नौसेना की शक्ति भी दिखाता है कि हम हिंद महासागर में हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दूसरी बात, पहले होता था कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हमेशा दिल्ली में होती थी, पर कुछ साल पहले ये निर्णय लिया गया कि फील्ड में भी होनी चाहिए। तो अब कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आपको याद होगा पिछले साल कमांड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे हुई थी, वहाँ पे हुई थी, तो उसके नीचे फोटो भी ली थी प्राइम मिनिस्टर के साथ। इससे एक मौका मिला रक्षा मंत्री को भी विक्रांत पे उन्होंने एक दिन काटा, उन्होंने देखा शिप कैसे ऑपरेट करता है, एलसीए को लैंड किया गया। ये भी बहुत एक ऐतिहासिक बात है कि भारत में बना हुआ हवाई जहाज भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड किया, कभी पहले नहीं हुआ था। तो ये सब बातें जो हैं ये भारत की एक तरीके से न सिर्फ नौसैनिक शक्ति दिखाती है, पर हमारी औद्योगिक शक्ति, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस तरह दुनिया के लीडिंग पावर्स में एक बनने जा रहे हैं, किस तरीके से हमारा वो ट्रैजेक्टरी बढ़ रही है धीरे धीरे, ये सब एक ही साथ हम दिखा पाए दुनिया को, एक इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करके विक्रांत पे। सर, उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी आईएनएस विक्रांत पे पहुंचे, वहाँ उन्होंने देखा ये सारी चीज़ें, ख़ास तौर पे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का भी जो हमारा पार्टनरशिप बढ़ रहा है, उसके लिहाज से देखते हैं कि एक और अगला स्टेप है कि हमारी जो नौसेना है उनका कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। पहली बार हम किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट को विक्रांत पे ले गए, 1-2 विदेश मंत्रियों को ले जा चुके हैं पहले, पर पहली बार तो ये इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो जिस तरीके से हमारी रिलेशनशिप बढ़ी है पिछले 10-12 साल में, मेरे ख्याल से और किसी देश के साथ इतनी तेज़ी से हमारी रिलेशनशिप नहीं बढ़ी है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों एक दूसरे को अब बहुत करीबी के डिफेंस पार्टनर मानते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को विक्रांत पे ले जाने का सिंबल ये था कि देखिए हमारी डिफेंस रिलेशनशिप इतनी क्लोज है कि उनके प्रधानमंत्री को हम लाएँ, हम अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं, आगे शायद हम उनके साथ कोऑपरेट करें कुछ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर में, या वो जब उनके पास भी LPDs हैं वो भी शायद एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहें, तो हम अपनी हमारी क्या काबिलियत है वो हम दिखाने में सफल हुए हैं। एक तरीके से तो ये दिखाता है।
दूसरा मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा, मालाबार जो है, एक्सरसाइज मालाबार, इस बार भारत की बारी थी उसको करनी थी, पर ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हम होस्ट करना चाहते हैं, तो भारत ने बोला ठीक है आप होस्ट कीजिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि मालाबार जो शुरू हुई थी खाली इंडो यूएस एक्सरसाइज के साथ, फिर धीरे धीरे जापान आया, 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आया, अब ये क्वाड की जैसी एक पूरी एक्सरसाइज हो गई है और ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे जहाज़ वहाँ जाएंगे, हमारे हवाई जहाज़ वहाँ जाएंगे और उस तरफ वहाँ पे ऑपरेट करेंगे। इससे 2 चीज़ें होती हैं, पहली बात तो आपकी कोऑपरेशन दिखती है कि भाई चारों देश मालाबार कर रहे हैं। दूसरा, अभी तक वो हमारे समुद्रों में आके हमारी, जिसको हम बोलते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, उसको देखते थे। अब हम वहाँ जाके हम उनकी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, उनकी एरिया में हम इंफॉर्मेशन लेके आएंगे कि उनकी हाइड्रोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, कल अगर हमारी पनडुब्बियाँ वहाँ ऑपरेट करेंगी तो हमको पता होना चाहिए सब। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पूरा जो इंडो पैसिफिक है उसमें हम भी शामिल हों और ये देश भी शामिल हों। तो इंडियन ओशन में भी इनको आना चाहिए और हमको पैसिफिक में जाना चाहिए। सर, इसके अलावा जो नेवी चीफ हैं, उन्होंने भी जब INS विक्रांत पे नौसेना का कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ और साफ तौर पे कही कि जो 3rd एयरक्राफ्ट करियर की बात कही जा रही थी, काफ़ी समय से इसको लेकर जो चर्चाएं थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नौसेना इसके लिए तैयारी कर रही है, पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अब सरकार को सबमिट करेगी कि जो 3rd एयरक्राफ्ट करियर है वो नौसेना में शामिल किया जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम शुरू से 1948 से भारतीय नौसेना कह रही है कि हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। कभी हमारे पास हुए नहीं है, वो बात अलग है, फाइनेंशियल रीजंस हैं, टेक्नोलॉजिकल रीजंस हैं, कई वजह हैं जिसकी वजह से आज तक कभी हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रहे। पर 48 से हम ये प्रोजेक्शन दे रहे हैं और 48 से नेवल प्लान्स में ये एक्सेप्ट हो रहा है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे भारत के पास। क्यों हमें 3 चाहिए? बड़ी सिंपल कैलकुलेशन कि हमारे ईस्टर्न सी बोर्ड और वेस्टर्न सी बोर्ड, अगर आप भारत को देखें तो भारत का जो एक कोना है वो बिल्कुल हिंद महासागर के बीच में आता है, तो हमारे लिए ईस्टर्न सेक्टर भी उसका उतना ही महत्वपूर्ण रखता है और पश्चिमी साइड भी। तो हमको दोनों एरियाज में एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप मेंटेन करना है। अगर आपको 2 पूरे टाइम ऑपरेशन रखने तो आपके पास 3 कम से कम होने चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमको 3 चाहिए। और ये एक इंप्रेशन है कि नेवी को 3 चाहिए, नेवी बोलता है हमें 3 नहीं चाहिए। अगर भारत एक प्रोजेक्शन करना चाहता है अपने पावर की, उसके लिए 3 की ज़रूरत है। आप नहीं करना चाहते तो ना दें। दूसरी बात ये थी कि हम चाहते थे कि 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए, IAC-2 जिसको विशाल नाम से जान रहे थे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बनने में 10, 12, 15 साल लगेंगे। जब तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन होगा, आज भी इसकी अगर आज से प्रोग्रेस करें तो कम से कम 2035 तक पूरी तरह से ऑपरेशन होगा। जितना बड़ा आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उतनी दूर तक आप अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उतने आप बड़े हवाई जहाज उस पर रख सकते हैं, उन एयरक्राफ्ट की रेंज उतनी हो सकती है, उसके वेपन पेलोड उतना ज़्यादा होता है। तो जिस किस्म की इंडिया अपने आप को 35 में सोचता है कि इंडिया किस किस्म का पावर होगा, उसके मुताबिक हम चाहते थे कि हमको 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए एक, कम से कम, क्योंकि उस टाइम तक चाइना का भी एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप इधर होगा। पर 65,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर महंगा होगा। गवर्नमेंट थोड़ा हेजिटेट करी, कई सालों से चल रहा है पर अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने कहा था कि अगर हमको एक विक्रांत का भी अप्रूवल मिल जाए तो अभी के लिए हम विक्रांत से भी खुश होंगे, एक और विक्रांत बन जाए। क्योंकि 2 चीज़ें, पहली बात तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा, और दूसरा जो हमने इतनी मेहनत से ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया है एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का, न सिर्फ शिपयार्ड तैयार किया है, 700 कंपनियों हैं जो उसके लिए कंपोनेंट्स बना रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं, इक्विपमेंट बना रहे हैं, इतना बड़ा इकोसिस्टम जो क्रिएट किया है, उसको अगर हमको कायम रखना है तो एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोडक्शन करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर, जो प्रोजेक्ट 75 का जो एक्सटेंशन की बात की जा रही थी कि जो नेक्स्ट फेज़ में अगली जो 6 सबमरीन्स हैं उनको भी लेकर आया जाएगा, उसको लेके आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब इंडो पैसिफिक में हमारे डिप्लॉयमेंट्स होंगे और ख़ासतौर पर जिस तरीके से इंडो पैसिफिक बहुत अहम होता जा रहा है, भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तो हमारे जब डिप्लॉयमेंट्स रहेंगे तो ये सारे जो असेट्स हैं अगर भविष्य में तैयार होंगे तो हमारी पावर किस तरीके से रहेगी? देखिए, पनडुब्बी एक बहुत महत्वपूर्ण जहाज़ होता है किसी भी नौसेना के लिए, और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, जो सरफेस है सी का, उसको जैसे हम कहते हैं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब सैटेलाइट्स हैं, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन हैं, तो आपके जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, आपके जो बड़े बड़े सरफेस जहाज़ हैं, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो सबको पता होगा। तो एक पनडुब्बी एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी आपको नहीं, दुश्मन को नहीं पता कि वो कहाँ से आएगी और कहाँ से हमला करेगी। तो पनडुब्बी बहुत ज़रूरी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए 1999 में एक 30 ईयर सबमरीन प्लान बनाया गया था। तब मैं नेवल हेडक्वार्टर में था, मैं भी उसमें शामिल था उसको बनाने में। उसके तहत 6 सबमरीन आनी थी प्रोजेक्ट 75 फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ, 6 आनी थी प्रोजेक्ट 75I एक और फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ, और उसके बाद भारत
उसके बाद ये हमने सोचा था कि ये 12 सबमरीन बनते बनते हमारे पास इतनी काबिलियत हो जाएगी, इतनी नॉलेज हो जाएगी कि उसके बाद की सबमरीन हम खुद डिज़ाइन कर सकेंगे और एक प्रोडक्शन लाइन चलती रहेगी। और उसके प्लान से 12 और सबमरीन बननी थी। तो मतलब ये प्लान था कि 2030 तक 24 सबमरीन भारतीय नौसेना में होंगी और किसी भी टाइम उसके बाद हम 18 से 20 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन की एक फोर्स लेवल मेंटेन कर सकेंगे। पर ये प्रोग्राम उस तरीके से चला नहीं। 2005 में प्रोजेक्ट 75 साइन किया गया, उसकी पहली पनडुब्बी 2017 में कमीशन हुई, उसकी अब 5 कमीशन हो चुकी हैं, 6ठी कमीशन होने वाली है। पर प्रोजेक्ट 75 आई जो 2008 से हमने शुरू किया था, वो आज भी उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। तो मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी कम से कम 2-3 साल लगेंगे पहली पनडुब्बी पे काम शुरू होने में और 7-8 साल लगेंगे जब तक पहली पनडुब्बी बनेगी। तो मतलब 2030 या 32 तक कोई नई पनडुब्बी भारत में आने वाली नहीं है, ये 6ठी स्कॉर्पियन बनने के बाद। और जो पुरानी जो हमारे पास 4 जर्मन सबमरीन है और 7 रशियन सबमरीन है, वो 30 साल से ज़्यादा, सब 30 और 40 साल के बीच में उनकी एज होगी। तो इसलिए हमको अपना पनडुब्बी प्रोग्राम बहुत तेज़ी से बढ़ाना है। वो अभी जिस रफ्तार से हम चाहते हैं उस रफ्तार से बढ़ नहीं रहा है। प्रोजेक्ट 75 आई की आपने जिक्र की, उसमें अभी कुछ प्रोसीजरल इश्यूज हो रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी भी प्रोग्रेस चल रही है, आगे पीछे बातचीत हो रही है, पर कितनी जल्दी होता है वो देखने की बात है। दूसरी चीज़ जो की गई, हमने ये रियलाइज़ किया कि जिस किस्म का मैरीटाइम इन्वायरमेंट अब हिंद महासागर में आ रहा है या इंडो पैसिफिक में आ रहा है, हमको न्यूक्लियर सबमरीन्स की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमको मिड ओशन डिप्लॉयमेंट करने पड़ेंगे। खाली लिटोरल वाटर्स जो मतलब हमारे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अलावा हमको इंडियन ओशन में जाना है, हमको इंडो पैसिफिक की तरफ जाना है, क्योंकि चीनी नेवी यहाँ काफ़ी तादाद में आएगी अगले 8-10 साल में। उसके लिए जो 6 SSN, जिसको हम SSN बोलते हैं न्यूक्लियर सबमरीन को, उसका भी एक केस चल रहा है। तो ये डिसाइड किया गया था कि 12 कन्वेंशनल सबमरीन बनाने की जगह हम 6 कन्वेंशनल बनाएंगे और 6 SSN बनाएंगे। तो ये भी उसकी एक डिज़ाइन स्टडी तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब मेरे ख्याल से फाइनल CCS क्लियरेंस वगैरह की देरी है। क्यों उसमें देरी हो रही है मैं कह नहीं सकता, कॉस्ट हो सकता है एक फैक्टर, क्योंकि उसमें भी हमको अर्जेंसी है। क्योंकि अगर हम आज भी अगर ये न्यूक्लियर सबमरीन बनाना शुरू करें SSN, तो कम से कम 15-16 साल लगेंगे जब तक वो फुल्ली ऑपरेशनल होगी, क्योंकि नया डिज़ाइन होगा, नया रिएक्टर होगा, नई काबिलियत चाहिए हमको। तो अगर हम आज से शुरू करेंगे तो 2040 तक हमारी एक पोजीशन आएगी जहां हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कैपेबिलिटी है। तो इसलिए हमको इसमें भी कोई और देरी नहीं करनी चाहिए। सर, लेकिन जिस तरीके से सरकार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लगातार डिफेंस बजट जो है वो हिस्टोरिकल लेवल पे पहुंच गया है, और सरकार भी कोशिश ये करे कि जो हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है उसको कैपेबल बनाया जाए, जिस तरीके की कोशिशें लग रही हैं उसके लिहाज से देखते हैं कि चीज़ें मतलब सही दिशा में जा रही हैं। आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, पर आत्मनिर्भरता एक डिफेंस में ऐसी चीज़ है जो ओवरनाइट नहीं हो सकती। मतलब आप कल आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप आत्मनिर्भर किस किस एरिया में होना चाहते हैं, क्या उसका टाइमलाइन है, क्या उसका टाइम फ्रेम है, ये सब आपको एक पूरा प्लान बनाना चाहिए। अपने सर, लेकिन सरकार भी कोशिश कर रही है, लगातार जो लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को लगातार जो कैपिटल के ज़रिए जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो भी बहुत बेहतर है, और उम्मीद ये की जा रही है कि फ्यूचर में कुछ बड़े प्लेयर्स भी निकल कर आएंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इसमें, और मेरे ख्याल से जो हम इंडस्ट्रियल सपोर्ट दे रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, प्लान सारा है, आइडियाज़ बिल्कुल ठीक हैं, इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे होना चाहिए। तो DD से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे, दिल दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम तभी तक अपने घरों में सुरक्षित हैं जब तक मौजूद है हमारे रक्षक। INS विक्रांत से रक्षक की इस खास पेशकश में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।